हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो साइंस के प्रश्नों को शामिल किया है वह आपके प्रश्न बीपीएससी द्वारा टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में पूछे गए प्रश्न हैं। तो दोस्तों, अगर आप टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों बीपीएससी में क्या होता है कि प्रीवियस ईयर से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप प्रीवियस ईयर अच्छे से कर लेते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी एग्जाम में। तो दोस्तों, यह जो है कि हमारा 9वां पार्ट है। इसके पहले हमने जो है कि 8 वीडियो अपलोड कर दिया है साइंस का, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। हमारे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जितने भी प्रश्न साइंस के आए थे, चाहे फिजिक्स हो गया, चाहे केमिस्ट्री हो गया, चाहे बायोलॉजी हो गया, सभी प्रश्नों को हमने जो है कि उसमें करवाया है, तो उसको आप देख लीजिए। तो दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है कि रक्त पट्टिकाणु मदद करते हैं। तो रक्त पट्टिकाणु क्या मदद करते हैं? आरबीसी के उत्पादन में, या रक्त स्कंदन में, या डब्ल्यूबीसी उत्पादन में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करें तो सही आंसर आपका है वह है रक्त स्कंदन में। जी हाँ दोस्तों, रक्त में उपस्थित प्लेटलेट जो होते हैं, जिसको कि हम लोग पट्टिकाणु बोलते हैं, शरीर की ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो कि रक्त स्कंदन करती हैं और साथ ही में जो है कि क्षतिग्रस्त ऊतकों को ठीक करने का काम करती हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और दोस्तों, अगर हम बात करें तो मानव शरीर में जो है वह प्लेटलेट की जो संख्या है वह 1.5 लाख से लेकर के 4.5 लाख के बीच जो है वह होती है। अगर इतना जो है कि प्लेटलेट आपके शरीर में है तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम काफी स्ट्रांग है। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि कौन सी ग्रंथि दोनों अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी के रूप में कार्य करती है? तो कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो कि अंतःस्रावी भी है और बाह्यस्रावी भी है? तो ऑप्शन आपका है थायराइड, एड्रिनल या अग्न्याशय। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्न्याशय। जी हाँ दोस्तों, अग्न्याशय जो होता है इसको जो है कि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि दोस्तों यह जो है कि दोनों ग्रंथियों की तरह कार्य करती है। यह विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स पैदा करता है और जो ज्यादातर रक्त शर्करा के स्तर को विनियमित करने से संबंधित होते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि एरोबिक श्वसन के दौरान किसमें पदों में CO2 का निष्पादन होता है? तो ऑप्शन दिया गया आपका 1, 6 या 3। तो दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि जो एरोबिक श्वसन होता है उसके दौरान जो है कि कितने पदों में जो है कि CO2 का निष्पादन होता है। तो इसका जो सही आंसर आपका है वह ऑप्शन नंबर सी है। जी हाँ दोस्तों, 3 जो है कि CO2 का निष्पादन होता है 3 पदों में। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न आपका है कि मानव गुर्दे में निष्पंदन इकाइयों को कहा जाता है। तो जो मानव गुर्दा होता है उसमें निष्पंदन इकाइयों को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, या जो है कि न्यूरॉन हो गया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करें तो सही आंसर आपका है नेफ्रॉन। जी हाँ दोस्तों, मानव गुर्दे की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई की बात करें तो नेफ्रॉन है। और नेफ्रॉन जो है वह मूत्र उत्पादन के लिए कारखाने के रूप में कार्य करते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। और जो है कि रक्त को फिल्टर करने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है कि यह नेफ्रॉन निभाता है। तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, यह जो प्रश्न हम आपको करवा रहे हैं सभी प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यह सभी प्रश्न जो है कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और यह सभी प्रश्न जो है कि आपके बीपीएससी टीआरई 4 में आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं। तो इसलिए आप प्रीवियस ईयर अच्छे से जरूर पढ़िएगा। जितनी भी वीडियो अभी तक हमने अपलोड किया है प्रीवियस ईयर की, सबको आप जो है कि अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि टैकीकार्डिया में हृदय गति हो जाती है। तो टैकीकार्डिया में हृदय गति कैसी हो जाती है? धीमी, सामान्य या तेज? तो देखिए, यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करें
तो सही आंसर है तेज। जी हाँ दोस्तों, जो है कि आपका टैकीकार्डिया हृदय की धड़कन को अनियमित होने से संबंधित एक सामान्य विकार होता है और इसमें आराम की आवश्यकता होती है। तो इससे आप जो है कि इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपका है कि लैक्टियल्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है। तो पूछा गया है लैक्टियल्स के बारे में, तो किससे संबंधित होता है? दूध उत्पादन से, लैक्टिक अम्ल स्राव से, या वसा उत्पादन से, या वसा अवशोषण से। तो देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पर सही आंसर की बात करें तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? वह है आपका वसा अवशोषण। जी हाँ दोस्तों, लैक्टियल्स जो हैं वह वसा अवशोषण से संबंधित होते हैं और लैक्टियल्स को का जो कार्य होता है दोस्तों, वह पाचन की प्रक्रिया के दौरान लैक्टियल्स छोटी आंत में वसा और लिपिड के बड़े अणुओं को अवशोषित करते हैं, जो कि उन्हें दूधिया सफेद रूप देता है। और लैक्टियल्स लिपोप्रोटीन के रूप में भी सामग्री को लसिका प्रणाली में ले जाने के लिए एक मार्ग के रूप में कार्य करते हैं। तो इसको भी आप याद रखिएगा कि जो लैक्टियल्स होते हैं ये लिपोप्रोटीन के रूप में सामग्री को लसिका प्रणाली में ले जाने के लिए एक मार्ग के रूप में भी कार्य करते हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। इस प्रश्न को तो आप याद जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि उभयचर सांस लेने के लिए उपयोग में लाते हैं। तो जो उभयचर होते हैं वह किसका उपयोग करते हैं? फेफड़े का, त्वचा का, या गिल का। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, डी वाला विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि उभयचर ऐसे जीव होते हैं जो कि जल और थल दोनों में रह सकते हैं और उभयचर जीवों में श्वसन गलफड़ा, त्वचा और फेफड़े से करते हैं। वह लोग श्वसन की बात करें तो गलफड़ा हो गया, त्वचा हो गया, और फेफड़ों से जो है कि वह लोग श्वसन करते हैं। और ये ठंडे खून वाले जीव होते हैं और इन्हें 3 कक्षीय दिल पाया जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो है कि फेफड़ा भी सही है और गिल भी सही है, त्वचा भी सही है। तो इसलिए डी वाला ऑप्शन आपका सही है। एक से अधिक आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न आपका है कि लार का प्रमुख कार्य है। तो जो लार होती है उसका प्रमुख कार्य क्या होता है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, लार का अगर हम प्रमुख कार्य की बात करें तो इसका प्रमुख कार्य होता है स्टार्च का माल्टोज में रूपांतरण। जी हाँ दोस्तों, बी वाला ऑप्शन सही है। स्टार्च का माल्टोज के रूप में रूपांतरण जो है यह आपका लार का जो है कि प्रमुख कार्य होता है। तो इस चीज को याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि मानव आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है? तो मानव आंख में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह कहां पर बनेगा? रेटिना में, पुतली में, या परितारिका में। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है यह आपका है रेटिना। जी हाँ दोस्तों, ए वाला ऑप्शन आपका सही है। तो दोस्तों, आप जो है कि यह जो प्रश्न है या मानव आंख का प्रश्न आपका टीआरई जो है वह 2 में देखिए यह पूछा गया है और यही प्रश्न आपका टीआरई 3 में भी आया है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर करना जरूरी है। हो सकता हो कि आपको टीआरई 4 में भी ऐसे प्रश्न देखने के लिए मिल जाए। तो अगर आप प्रीवियस ईयर अच्छे से करते हैं दोस्तों तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आप सभी सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर कर लेंगे तो गारंटी मानिए कि दोस्तों आपको 10 से 15 या 20 से 25 नंबर का जो है कि आपको जो है कि नंबर मिल सकता है एक्स्ट्रा, क्योंकि बहुत से प्रश्न रिपीट हो जाते हैं या सेम टू सेम वैसे ही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और सबसे बड़ा फायदा यह भी होता है दोस्तों कि आपको अच्छे से पता चल जाता है कि कौन से टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं, किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और प्रश्न पूछने का लेवल कैसा है, तो जिससे कि आपको तैयारी करने में भी मदद मिलेगी। तो इसलिए प्रीवियस ईयर करना जरूरी है। अगला प्रश्न आपका है कि हृदय केवल अशुद्ध रक्त का ही पंप करता है। तो ऑप्शन आपका है सार्क के मामले में, या जो है कि हेल के मामले में, या छिपकली के मामले में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करें तो सही आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा सार्क के मामले में। जी हाँ दोस्तों, सार्क का जो हृदय होता है वह केवल अशुद्ध रक्त का ही पंप करता है। सार्क में जो है कि एक परिसंचरण तंत्र और 2 कक्षीय हृदय होता है और हृदय रक्त को गलफड़ों तक प्रवाहित करता है,
जो कि इसे ऑक्सीजन प्रदान करती है और यह ऑक्सीजन युक्त जो रक्त है वह हृदय में लौटने से पहले पूरे शरीर और ऊतकों तक पहुंचता है। तो इस तरह से जो है कि व्हेल के शार्क के शरीर में इस तरह से जो है कि रक्त परिसंचरण होता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं, तो किस में मिलती हैं? यकृत में, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में या हृदय में? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो सही आंसर है वह आपका है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। जी हाँ दोस्तों, आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं जो हैं वह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मिलती हैं, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन जीभ के स्वाद नहीं है? तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से जीभ के स्वाद नहीं है। ऑप्शन है मीठा, कड़वा, नमकीन, मसालेदार, उमामी, खट्टा या तीखा। तो दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि कौन सा ऐसा चीज है जो कि हम लोग जीभ से उससे जो है कि स्वाद नहीं लेते हैं। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों हो जाएगा वह आपका हो जाएगा वो मसालेदार और तीखा का। जी हाँ दोस्तों, आपका सी वाला ऑप्शन सही है। सी वाला जो ऑप्शन है 4 और 7, जो हम लोग तीखे का अनुभव करते हैं यह हमारी जीभ अनुभव नहीं करती है, वहीं पर मसालेदार जो स्वाद होता है उसका भी अनुभव हमारी जीभ नहीं करती है। तो इसको आप याद रखिएगा। तो इसका जो सी वाला आंसर है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम होता है, तो कैसा होता है? धनुषाकार होता है, नीचे धंसा हुआ रहता है या चपटा रहता है या एक से अधिक या कोई नहीं? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करें तो सही आंसर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों स्तनधारी में जो सामान्य श्वसन होता है उसके दौरान जो है कि जो डायफ्राम होता है वह चपटा भी रहता है और थोड़ा नीचे धंसा हुआ भी रहता है। तो इसलिए एक से अधिक विकल्प आपका सही है। जो डायफ्राम होता है उसका आकार निश्चित नहीं होता है, तो इसलिए आपका एक से अधिक ऑप्शन सही है। तो इसलिए डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? तो रीढ़ की हड्डी खोपड़ी, हाइपोथैलेमस, रीढ़ की हड्डी खोपड़ी, सेरेब्रम या पोन्स मेडुला या सेरिब्लम या एक से अधिक या कोई नहीं? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो दिया गया है कि मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं, तो वह सही हो जाएगा रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी और हाइपोथैलेमस। जी हाँ दोस्तों, ए वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी और हाइपोथैलेमस जो है वह रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि पीयूष ग्रंथि का कार्य है, तो पीयूष ग्रंथि का क्या कार्य होता है? ऑप्शन दिया गया है कि पुरुषों में यौन अंगों को विकसित करना या सभी अंगों के में वृद्धि को प्रोत्साहित करना, शरीर में चीनी और नमक के स्तर को नियंत्रित करना या एक से अधिक या कोई नहीं? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क के आधार पर स्थित एक मटर के आकार की अंतःस्रावी ग्रंथि होती है और पीयूष ग्रंथि को ही हम लोग मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, क्योंकि यह अन्य अंतःस्रावण को जो है वह नियंत्रित करती है और साथ ही में यह व्यक्ति के स्वभाव और जो है कि स्वास्थ्य, वृद्धि एवं लैंगिक विकास को प्रेरित करती है। तो इसलिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करें तो सही आंसर आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इनमें से एक से अधिक ऑप्शन आपका सही दिया गया है, तो इसलिए आपका डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न आपका है कि नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो लेंस को, पूरी आंख को या कॉर्निया को? तो देखिए दोस्तों, जो लोग नेत्रदान करते हैं तो उनकी आंख से हम लोग क्या चीज लेते हैं? तो देखिए दोस्तों, जो लोग नेत्रदान करते हैं उनकी आंख से जो है वह कॉर्निया लिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, पूरी आंख नहीं ली जाती है, सिर्फ आंख का जो कॉर्निया होता है उसको लिया जाता है और जिसकी आंख खराब होती है उसको जो है कि वह कॉर्निया लगा दिया जाता है। तो इस तरह से जो है वह नेत्रदान किया जाता है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है?
तो ऑप्शन आपका दिया गया है डिम्ब का निर्माण, प्रोजेस्टेरोन का स्रावण या एस्ट्रोजन का स्राव। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करें तो यहाँ पर आपका सही आंसर डी वाला हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें तो अंडाशय महिलाओं में ग्रंथियों की एक जोड़ी होती है जो कि महिला लक्षणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और अंडाशय के अगर हम प्रमुख कार्य की बात करें तो एक तो डिंब का निर्माण करना होता है, और एस्ट्रोजन का जो है वह एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन्स का बनाना भी होता है। तो इसलिए इसमें तीनों ऑप्शन आपके सही दिए गए हैं। तो इसलिए जो है कि आपका डी वाला विकल्प सही है। और दोस्तों इसके अलावा जो आपका अंडाशय का कार्य है वह फर्टिलाइजेशन के लिए अंडों का निर्माण करना भी होता है। तो यह सब काम आपके अंडाशय के होते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं। दोस्तों यह वीडियो जो है आप 2-3 बार रिपीट करके जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको सभी प्रश्न अच्छे से तैयार हो जाएंगे। और जितनी भी वीडियो हमने अपलोड किया है उनको भी आप देख जाइएगा, जिससे कि आप टीआरई 4 में एक अच्छा स्कोर कर सकें और अब की बार सिलेक्शन आपका पक्का होगा। अगला प्रश्न आपका है, यदि कोई बीमारी नॉन ह्यूमन प्राणी से किसी मनुष्य में पहुंचती है तो इसे क्या कहते हैं? तो कोई अगर बीमारी है वह नॉन ह्यूमन से मतलब किसी जानवर वगैरह से अगर किसी मनुष्य में पहुंच गई है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको दोस्तों बोला जाता है पशुजन्य बीमारी। जी हाँ दोस्तों, ये वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण से पीलिया रोग फैल सकता है? ऑप्शन है वायु, जल या तापीय। ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें पीलिया की, तो पीलिया रोग दूषित जल के संपर्क में आने से यह होता है। इसके अगर हम लोग दूषित जल का सेवन वगैरह करते हैं तो इससे जो है कि ज्यादातर लोगों को पीलिया होता है। तो इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा। मतलब सी वाला ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे है। जल से जो है कि आपका पीलिया होता है, इससे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि हेपेटाइटिस ए किस प्रकार की बीमारी है? तो हेपेटाइटिस ए की बात करें तो यह किस प्रकार की बीमारी है? भोजन संदूषण या जल उत्पन्न बीमारी या वायु उत्पन्न बीमारी या एक से अधिक या कोई नहीं? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम हेपेटाइटिस ए की बात करें तो यह जो आपकी बीमारी है यह आपका ऑप्शन इसका डी वाला सही हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों हेपेटाइटिस ए जो है यह एक वायरस के कारण होने वाली यकृत की सूजन है। और यह वायरस मुख्य रूप से तब फैलता है जब यह असंक्रमित है। मतलब दोस्तों, ये बिना टीकाकरण वाला व्यक्ति है, अगर किसी संक्रमित व्यक्ति के मल से दूषित भोजन हो गया, पानी का सेवन करता है, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर दूषित जल का उपयोग करता है या जो है कि प्रदूषित भोजन का उपयोग करता है, तो इससे जो है कि आपका हेपेटाइटिस ए फैलता है। तो इसलिए डी वाला विकल्प आपका सही होगा कि एक से अधिक विकल्प इसमें सही दिए गए हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही प्रश्न देखेंगे। यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।